एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो आज मैं पढ़ाऊंगी सेमेस्टर 3 का ये सिलेबस है, ये कोर्स है और जिसका मैं आज पार्ट 1 लूँगी क्योंकि ये जो सिलेबस है ना बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो आज हम लोग देख लेंगे कोर 5। सो कोर 5 का ये फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग आज यहाँ पर देख लेंगे। तो ये मैंने पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हैं क्योंकि अगर मैं एक ही में लूँगी तो वीडियो फिर वही जनरली बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे फिर बोरिंग लगती है। ओके, और फिर अच्छे से समझ भी नहीं आती, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पार्ट बाय पार्ट में जो भी वीडियो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मतलब कोर 5 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको देख लेते हैं। सो अमेरिकन लिटरेचर 19 एंड 20th सेंचुरी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 19 एंड 20th सेंचुरी के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ेंगे। ओके, सो इसका ही ये यूनिट 1 है। सो यूनिट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अब देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ने से पहले ना चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। सो स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड इन अमेरिकन राइटिंग इन इंग्लिश। सो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि वो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस यानी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, और जो इकोनॉमिक होता है जो कि अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं। सो अर्थव्यवस्था उस समय की कैसी थी, जो कंडीशन कैसे थे, तो उस चीज़ को हम लोग अमेरिकन राइटिंग इन इंग्लिश के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि हम लोग उस समय का किस तरह का सिचुएशन था, सिनेरियो था। So, significant literary movements and influences and literary school in 19th and 20th century। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी सिग्निफिकेंट थे उस समय के, जो कि लिटरेरी मूवमेंट को बताते हैं, और 90th एंड 20th सेंचुरीज़ के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि लिटरेरी स्कूल के क्या क्या, जितने भी इसमें सब कुछ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके चीज़ों को समझेंगे, नहीं तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड्स 90th एंड 20th सेंचुरी इन अमेरिकन लिटरेचर। सो अब देखेंगे कि इसको हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि व्हाट इज़ अमेरिकन लिटरेचर, कि अमेरिकन लिटरेचर है क्या। ये इंट्रोडक्शन है। सो इसके मतलब इसी के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ों को अब पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे। द अमेरिकन लिटरेचर इज कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स एंड प्रोडक्ट देयर सोशो पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड इंग्लिश लैंग्वेज, बट नॉट ऑन द इंग्लिश सॉइल। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन लिटरेचर का जो कलेक्शन है ना, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल यानी सामाजिक, राजनीतिक, और कल्चरल यानी जिसको सांस्कृतिक बोलते हैं, और मतलब आर्थिक चीज़ों को हम लोगों को समझना है। तो बस सिर्फ लैंग्वेज को ही नहीं समझेंगे, हम लोग क्या समझेंगे कि इसके सॉइल को समझेंगे, मतलब इसके जो धरातल में, मतलब डीप जाके चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि अमेरिकन लिटरेचर में ये सारे, इन सारे चीज़ों का क्या महत्व है, क्या योगदान है, क्या सिग्निफिकेंट है, चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ओके, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द सॉइल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्या, कहाँ पर प्रोड्यूस्ड हुआ, ये सारी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट में यानी अमेरिका में। दे कंस्ट्रक्टेड देयर ओन आइडेंटिटी एंड देयर सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डायनामिक्स। सो ये इन लोगों ने क्या किया था, खुद का कंस्ट्रक्ट किया था, क्या चीज़, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक डायनामिक्स एज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, एज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। तो इन लोगों ने क्या किया था कि अपने जो भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स जो भी कल्चर थे, तो ब्रिटिश से उस चीज़ को अलग किया था। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई थी। किन लोगों ने, अमेरिकन्स ने खुद अपनी आइडेंटिटी बनाई थी, क्योंकि वी नो दैट वेरी वेल कि ब्रिटिश ने क्या किया था, जिस तरीके से इंडिया में कॉलोनीज बनाए थे उसी तरीके से दुनिया के दूसरे देशों में भी बनाए थे, जिससे कि एक देश अमेरिका भी था, तो वहाँ पर भी जाके ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनीज बनाए थे। तो फिर क्या हो गया, अमेरिका भी गुलाम था, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाई, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक इन द सेंस कि बहुत लंबे समय से जो गुलामी मतलब चली आ रही थी, उसको अब अमेरिकन्स जो थे वो ख़त्म करने वाले थे। तो ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक हर एक क्षेत्र में उन्होंने चेंजिंग लाना स्टार्ट किया, ताकि क्या मिले, उन्हें फ्रीडम मिल सके। ओके,
The increase of historical background and the radical development of the United States shaped the literature of the country. तो अब क्या हुआ ना कि जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, यानी जिस तरीके से कॉलोनीज बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, तो जैसे जैसे रेडिकल डेवलपमेंट होता गया, मतलब सुधारवादी जो चीज़ें सामने आई, तो उससे क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट को एक नया शेप मिला और कंट्री को क्या मिला, लिटरेचर, मतलब लिटरेचर से जो भी राइटर होते थे तो अपने हिसाब से लिखते थे, जो भी पीरियड में जो भी सारी चीज़ें चलती थी तो वो सारी चीज़ों को वो लिखते थे। तो उस हिसाब से भी क्या हुआ कि लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने जानी, और धीरे 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 क्या हुआ कि उन्होंने अपने कल्चर, अपने पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट किया। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा अब इधर मतलब देखेंगे कि 18th सेंचुरी को भी थोड़ा सा हम लोग लेंगे। हाँ, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। इन 18th सेंचुरी अमेरिका वॉज नॉट अ वर्ल्ड पावर। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि 18th सेंचुरी में अमेरिका के पास कोई भी अपना वर्ल्ड पावर नहीं था, बट बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी आया उन्हें भी वर्ल्ड पावर मिला। So enormous change took place America in their history, in their political system, military power and financial growth. So American literature reflected all these changes and the way American literature was shaped during this period. तो अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो भी अमेरिका क्या था, इसका हिस्ट्री क्या था कि मतलब गुलाम थे, ये लोग भी गुलाम थे। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी आया तो बहुत बड़ी चेंजेस हुई अमेरिका में। तो वो चेंजेस क्या थी कि उन्होंने खुद का, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको तो उन्होंने बदला ही, मिलिट्री जो पावर था उसको भी बदला, फाइनेंशियल ग्रोथ किए वे लोग। सो अमेरिकन लिटरेचर रिफ्लेक्टेड, तो फिर अमेरिकन जो लिटरेचर था वो रिफ्लेक्ट हुआ, वो चेंज हुआ, और द वे अमेरिकन लिटरेचर वॉज शेप्ड, और फिर अमेरिकन लिटरेचर को भी क्या मिला, नया चेहरा मिला, वो भी शेप हुआ, है ना। तो अमेरिकन लिटरेचर को क्या मिला, वो भी चेंज हुआ, ठीक है, और नई नई चीज़ें उसमें जुड़ती गई। कब, इस पीरियड में, मतलब 19th सेंचुरी में। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या है। द बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन लिटरेचर ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। जैसे ही अमेरिकन लिटरेचर का बिगिनिंग हुआ, मतलब जो रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, द अर्ली अमेरिका वॉज ऑल्सो ब्रिटिश कॉलोनी। मैंने अभी कहा कि पहले क्या था, अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी था। एंड द अमेरिकन्स, और जो अमेरिकन्स थे उनके जो पिलग्रिम्स फादर थे हु लेफ्ट इंग्लैंड टू सेटल डाउन इन अमेरिका। सो जो पिलग्रिम्स फादर थे उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया, और इंग्लैंड को छोड़ के वो कहाँ बस गए, अमेरिका में बस गए। रिलीजियन इन अमेरिका began with the religion and spiritual practice of native Americans. So उस समय फिर क्या हुआ कि जैसे ही रिलीजियस स्टार्ट हुआ अमेरिका में, अपने हिसाब से इन लोग रिलीजियस को मानना स्टार्ट किए, तो फिर उस समय उनका जो रिलीजियस था, जो स्पिरिचुअल था, वो प्रैक्टिस किया गया नेटिव अमेरिकन्स के द्वारा। नेटिव अमेरिकन्स कौन होते हैं, जिनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था। रिलीजियन ऑल्सो प्लेड अ रोल इन द फाउंडिंग ऑफ सम कॉलोनीज। अब जो रिलीजियन थे उन्होंने भी, जो पिलग्रिम्स फादर आए थे इंग्लैंड से, उन्होंने क्या, मतलब उन्होंने रिलीजियस को हर जगह स्प्रेड किया। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो रिलीजन था ना, ये भी बहुत बड़ा रोल निभाया था, किस चीज़ के लिए, इन द फाउंडिंग ऑफ सम कॉलोनीज। मतलब जो सम कॉलोनीज थे उनको मतलब बसने में, है ना, वहाँ पर रिलीजियस को बसाने में जो नेटिव अमेरिका मतलब अमेरिकन्स थे, उन लोगों ने अपने जो भी रिलीजियस थे, अपनी जो प्रथा थी जो थी, तो उसको भी बसाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। मतलब रिलीजियस भी जो था 19th सेंचुरी में, उसने भी अमेरिकन मतलब अमेरिका को का जो भी धर्म था, जो भी कल्चर था, उसको बसाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। सच एज द, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे, सच एज द प्यूरिटन्स केम टू स्केप रिलीजियस परसुएशन। सो अब जो मतलब पुरिटेंस जो आए थे, उन लोगों ने भी आके क्या किया, रिलीजियस में बहुत सारा बदलाव लाया, बहुत सारे चेंजिंग लाए, ठीक है। सो
अमेरिकाज वर वेरी एक्टिव इन फॉर्मिंग देयर ओन चर्चेस। और मतलब अमेरिकन्स क्या थे वो लोग, मतलब उन्होंने भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया मतलब उन्होंने भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया अपने चर्च को वहाँ पर बसाने में, क्योंकि वहाँ पर क्या था, इंग्लैंड के लोगों का ज़्यादा बोलबाला था, क्योंकि उन्होंने कॉलोनीज बनाए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे अमेरिकन्स ने अपने चर्च अपने हिसाब से वहाँ बनाने लगे और अपने ही रिलीजियस को मानने लगे और स्प्रेड भी करने लगे। अब आगे देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशन इन दिस पीरियड। अब इस पीरियड के ना पॉलिटिकल कंडीशन कैसे थे, जैसा कि सिलेबस में है। अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट। अमेरिकन का जो रेवोल्यूशन था वो क्या था, इंडिपेंडेंट के लिए था, उन्हें फ्रीडम चाहिए था। द अमेरिकन रिफ्यूज टू पे टैक्स टू ब्रिटिश मोनार्की। सो अमेरिकन ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश मोनार्की को, मोनार्की मतलब मोनार्की होता है ना जिसका एक छत्र राज चलता है, मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा वही बनेगा, या फिर उसके कोई रिलेटिव्स जो है वही मेन जो मतलब उन्हीं का राज चलेगा। मतलब डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी, वोटिंग वगैरह का कोई भी सिस्टम नहीं था। तो मोनार्की तो लेकिन अब अमेरिकन्स को अपने धरती पर अपना राज चाहिए था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनका पॉलिटिकल जो प्रहार था ब्रिटिशर्स के ऊपर वो ये था कि उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, क्योंकि उनका स्लोगन ये था कि देयर स्लोगन वाज नॉट टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भी अमेरिका का कोई भी मेंबर नहीं था, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो जिसके कारण, क्योंकि अगर किसी भी देश का अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठेगा चेयर में, तो जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, या अच्छा हो या बुरा हो, तो फिर उसका कोई भी कटास करने वाला नहीं होगा ना। जैसे अपोजिशन होते हैं, कोई बुरा लगता है तो उस चीज़ के ऊपर बोलते हैं, फिर डिस्कशन चलता है, बहुत डिबेट्स चलती है, फिर एक कोई भी राय सामने आता है कि हाँ भाई डिसीजन ये होगा। तो उस समय ऐसा था नहीं। तो अमेरिका के अगर खिलाफ भी कोई चीज़ होती थी तो वो चीज़ लागू कर दिया जाता था, जिससे कि दिक्कत होता था। मान लीजिए कि टैक्स ही बढ़ा दिया, तो अब कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई तर्क करने वाला नहीं है, तो टैक्स अगर बढ़ा भी दिया गया तो वही चलता था। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि बोल दिया, स्लोगन दे दिया कि भाई जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा हम लोग का पार्लियामेंट में, मतलब हम लोग के भी किसी एक मतलब पर्सन को रखो पार्लियामेंट में, तभी हम लोग टैक्स दे देंगे, मतलब तभी हम लोग टैक्स पे करेंगे। तो इस तरह का स्लोगन उन्होंने यूज़ किया। हाँ, तो वही मैंने कहा, द ब्रिटिश पार्लियामेंट सो द कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो फिर उसी समय से कन्फ्लिक्ट मतलब जो कन्फ्लिक्ट था, जो झगड़े था, वो स्टार्ट हो गया। क्योंकि भाई ब्रिटिश ऑब्वियसली, अब वो तो दूध पीता बच्चा है नहीं कि उसको समझा दिया, डांट के बोल दिया ए चलो जाओ उधर, हम जो बोलेंगे वही। तो उन लोग खुद उन लोग पावर में था, तो उन लोग कैसे मानेगा। और इधर अमेरिकन्स भी धीरे धीरे अपना जो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक्स हर तरीके से पावर को गेन कर रहे थे, तो उन लोग भी क्यों मानेंगे। तो दोनों तरफ में क्या होने लगा, कन्फ्लिक्ट होने लगा, झगड़े होने लगे। सो इट कल्मिनेटेड टू मिलिट्री कन्फ्लिक्ट विच पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इन नेचर। तो उस समय फिर क्या हुआ कि जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जो कि पॉलिटिकल नेचर में हो रहा था। सारा पॉलिटिकल सिस्टम था ना, ये सारी चीज़ें जो टैक्सेस थी, जो मोनार्की सिस्टम था, तो ये बिल्कुल इन नेचर, किसके नेचर से, मतलब किस तरीके से झगड़े हो रहे थे, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। Because most of this military conflict related to political background, and George Washington, who is father of American nation. So ये सारी चीज़ें किस व्यवस्था के लिए खिलाफ हो रही थी, पॉलिटिक्स के। क्यों, क्योंकि जो भी मोस्ट ऑफ दी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट वो रिलेट करते थे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। सो ऑब्वियसली सारी चीज़ें क्या होती थी, रिलेट करती थी पॉलिटिक्स से। तो अब इसी में क्या है कि जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि जिन्हें की कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ अमेरिकन नेशन के लिए उन्हें जाना जाता है। दे फाउट विद देयर आर्मी। उन्होंने अपने आर्मी के थ्रू फाइट किया, झगड़े किए हैं, तो उन्होंने अपने आर्मी के थ्रू फाउट किया एंड बिहाफ ऑफ द अमेरिकन सेटलर्स विथ द ब्रिटिश आर्मी। सो जो वहाँ के अमेरिकन सेटलर्स थे, जो भी बसे थे, नेटिव्स थे, उन लोगों ने ब्रिटिश आर्मी से क्या किया, झगड़े किए ऑन द वॉर, एंड अमेरिकन स्टेट वॉज इस्टेब्लिश्ड।
तो अब जब वॉर हुआ, झगड़े हुए, है ना, तो उसके बाद फिर रिजल्ट क्या सामने आया कि जो अमेरिकन थे उन्होंने अपने कल्चर को इस्टेब्लिश्ड किया उस समय। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। सो उस समय का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या था? In this period, Americans' life, their language and literature, religion and economic conditions are defined all aspects of their life. तो उस समय का जो पीरियड था उसमें अमेरिकन्स के जो लाइफ थे ना, लैंग्वेज था, लिटरेचर था, रिलीजियस था, इकोनॉमिक जो भी कंडीशन था, तो वो उनके पूरे लाइफ को डिफाइंड करता था। मतलब सब कुछ उनके लाइफ के इर्द गिर्द ही होता था, क्योंकि ये क्या था, उस समय कॉलोनी बना हुआ था, फिर वो उन्होंने इंडिपेंडेंट पाया, तो अब वो सारी क्या कंडीशन, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, तो वो सारे उनके लाइफ के इर्द गिर्द ही था। इक्वलिटी वॉज ऑल परवेसिव इन पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर एंड साइकोलॉजिकल लाइफ। तो उनके लाइफ में जो इक्वलिटी जो थी, मतलब सभी लोगों की जो इक्वलिटी थी, वो पॉलिटिकल, सोसाइटी, कल्चर और जो साइकोलॉजिकल लाइफ थी, वो सारे में क्या थी, उनकी इक्वलिटी थी। There was a quest for economic equality. There was the absence of class. Whenever man and woman met, they met on the basis of equality. तो वहाँ पर क्या हुआ था कि इकोनॉमिक इक्वलिटी थी। जब स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ था उन लोगों का, तो उस समय क्लास का कोई मतलब नहीं था, है ना, कि कोई हाई क्लास है, लो क्लास है। वेयर एवर मैन, हर जगह हर तरफ मैन और जो वुमेन थे वो मतलब मिलते थे, या फिर उनका जो कंडीशन था वो सही था। दे मेट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। हाँ, तो हर जगह मैन और वुमेन मिलते थे। मतलब कभी अगर कोई मतलब कोई मीटिंग वगैरह अगर होती थी, तो अगर कुछ नया डिसीजन लेना पड़ता था, तो फिर वुमेन को भी उस तरीके का पावर दिया गया था, मतलब इक्वलिटी दी गई थी उस पीरियड में। 19th सेंचुरी का जैसे स्टार्टिंग हुआ था उस समय। As education reflected the social values, the public school was the great leveler. So उस समय का जो एजुकेशन था वो सोशल वैल्यूज़ पर बेस्ड था, और जो पब्लिक स्कूल्स थे वो अपना ग्रेट वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे थे। टैलेंट ऑल्सो ब्राउट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल। और अगर किसी इंसान के पास टैलेंट है तो उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। ड्यू टू दिस द पुअर डिड नॉट फील द बर्डन ऑफ इनइक्वलिटीज़। और इन्हीं चीज़ों के कारण जो गरीब थे उन्हें भी बिल्कुल इनइक्वलिटी का जो बोझ होता है, जो बर्डन होता है, उन्हें फील नहीं हो रहा था। तो अब देख लेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी देयर वॉज सो मैनी चेंजिंग अमंग अमेरिकन्स। और जैसे 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, सो वी नो दैट कि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ था, बहुत कुछ चेंजिंग हुआ था। तो वो भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए थे और भी जो भी सोसाइटी में और भी चेंजेस हुए थे, तो वो लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा चेंज किए थे। किनके? अमेरिकन्स के लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किए थे, डेवलप किए थे। अमेरिकन्स राइटर स्पेंडिंग फिक्शन विच रिलेटेड देयर सोशल कंडीशन बोथ हाई एंड लो। और जो अमेरिकन्स राइटर होते थे वो फिक्शन पे लिखते थे, और जो कि रिलेटेड होता था किस चीज़ पे? उनके सोशल कंडीशंस पे। बोथ हाई एंड लो, मतलब जो हाई सोसाइटी होती थी, है ना, तो बोथ हाई एंड लो लाइफ, बहुत ज़्यादा जो मतलब हाई सोसाइटी होती थी, बहुत ज़्यादा जो लो यानी जो गरीब होते थे, तो उनको भी लेके लिखी जाती थी। एंड समटाइम्स कनेक्टेड टू द नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ रियलिज्म। और कभी कभी वो जो नेचुरलिस्ट स्कूल होते थे रियलिज्म पर, उनसे भी कनेक्ट होते थे राइटर्स जो होते थे। राइटर्स डिस्कस्ड सोशल इश्यूज एंड पावर ऑफ बिजनेस कॉरपोरेशन। और राइटर्स जो लिखते थे उसमें वो सोशल इश्यूज के बारे में भी लिखते थे और पावर ऑफ कॉरपोरेशन के लिए भी लिखते थे। ओके, वुमेन फेल्ट लिबरेटेड इन द वे विच हैव नॉट डन प्रीवियस डिकेड। तो वुमेन भी अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करती थी, जो कि इसके पहले के दशक में वे नहीं करती थी, क्योंकि उस समय फ्रीडम नहीं था वुमेन्स के लिए। सो देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन between the way in which women were expected to behave
before the First World War and the way women were allowed टू बिहेव आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होने से पहले वुमेन का जो स्थिति था, जो परिस्थिति था, वो कैसा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद वुमेन्स का जो परिस्थिति का था, जो सिचुएशन था, वो कैसा था। तो ये चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कि किस तरीके का चेंजिंग हुआ था वुमेन्स के जीवन में। ओके, देयर वॉज अ ह्यूज चेंज हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बहुत बड़ी संख्या में सोसाइटी में चेंजिंग आई थी, इकोनॉमिक्स में आई थी, पॉलिटिकल जो भी कंडीशन थे, तो सारी चीज़ों में चेंजिंग आई थी। तो आज मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि आगे मैं इसका ये जो कौन कौन राइटर थे, है ना, किस एज में, और उनका क्या क्या रोल था, उनकी सिग्निफिकेंट जो राइटिंग स्टाइल थी वो कैसी थी, तो ये सारी चीज़ों को मैं आगे बताऊंगी। सो इफ़ यू लाइक माई टीचिंग वे, डू सब्सक्राइब and write a comment towards me. Okay, so it is enough for today. Bye and take care of yourself.